इस पे फेसबुक पे ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन करके सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा हमारा ये पेज। और अब्दुल रहमान ख़ान के नाम से भी ये मिल जाएगा। और व्हाट्सएप पे तो ग्रुप में 5 ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। 4 ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन करके हैं और एक है ईएच प्रैक्टिशनर्स। तो ये ग्रुप्स हैं हमारे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और एनी टाइम्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्वेश्चंस हैं, तो क्लिनिकल टाइम में तो आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर हम घर पे भी होंगे, होम रेजिडेंस पे भी होंगे, तब भी हम आपको आंसर देंगे। कभी इन केस बिज़ी होंगे तो आंसर्स आपके नहीं मिल पाएंगे। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आउट होते हैं और मेन फोकस पे करते हैं जो कल के आंसर। डिपॉजिट, these deposits are made up cholesterol, fatty substances, cellular वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से होता है। तो सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए हमने इस मेडिसिन को यूज़ किया था, ये कोलेस्ट्रॉल को। और यहाँ पर अब कैल्शियम, कैल्शियम जो कैल्शियम एलोपैथ में कैल्शियम ब्लॉकर मेडिसिन दी जाती है, कैल्शियम ब्लॉक किया जाता है। लेकिन हमें कैल्शियम को मेटाबोलाइज किया जाता है, जितनी बॉडी को ज़रूरत है फिर उतनी ही फ्रिक्वेंसी से ये रिलीज़ होगी और बाकी मेटाबलाइज हो करके ये बॉडी से आउट हो जाएगी। एंड फाइब्रिन क्लॉटिंग मटेरियल्स इन द ब्लड, ये मैनेज होगी। S5 लीवर से मैनेज होता है। एज ब्लड बिल्डअप द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। S5 S10, और ये फार्मूला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कल यहाँ पे एक क्वेश्चंस उठा था कि ये जनरल फीमेल और डायबिटीज़ केसेस के अंदर भी इन्वॉल्व थी चीज़ें। तो आज यहाँ से थोड़ा सा शो कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका हमारे बॉडी पे अदर इफ़ेक्ट पड़ता है और कहाँ कहाँ से ये हार्मोन। देखिए अब यहाँ पे PCOD आ रहा है, consequence of polycystic ovarian disorders, short terms consequences, obesity, ओबेसिटी भी फैट्स डिपॉजिट होने की वजह से, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंसेस, एबनॉर्मल लिपिड लेवल्स, हेरिस्टिज्म, एक्न, एंड्रोजन एलोपेसिया, ग्लूकोज इंट्रोनस, एक्केंथोसिस नाइग्रिकेंस। लॉन्ग टर्म्स कॉन्सिक्वेंसेस, लॉन्ग टर्म्स के लिए जो इफ़ेक्ट होता है PCOD में, डायबिटीज़ मेलिटस है इसका रोल। तो जैसे कल क्वेश्चन किया गया था, कल के क्वेश्चंस का आंसर यही है कि हम मल्टीपल ऑर्गन्स को और मल्टीपल डिजीज़ को जो सिम्टोमेटिक हैं, आ, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के अंदर हम सारी चीज़ों को लेते हुए चलें। इंडो इंडोमेट्रियल कैंसर, और इंडोमेट्रियल कैंसर भी कॉज होते हैं जो हमारी मेडिसिन से, जब हम एक जगह पे ट्रीटमेंट करते हैं, एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो दूसरी बॉडी को भी केयर करता है और मैनेज करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कल के क्वेश्चंस के हिसाब से जैसे कि वो बता रहे थे, डायबिटिक पेशेंट भी है और अदर प्रॉब्लम्स भी है और डायबिटीज़ भी है। तो इस तरीके से मिला करके सारी चीज़ों को, तो जो फार्मूला था वो इसी के साथ मर्ज किया जाएगा कि हम मल्टीपल ऑर्गन्स को केयर करते हैं। ये क्या है? PCOD। PCOD इफेक्ट कर रहा है डायबिटीज़ मेलिटस, एंडोमेट्रियल कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ये इसका लॉन्ग टर्म तक अगर चलता है ये ऐसी पोजीशन, तो डेवलप हो सकता है। फिर आगे आते हैं, देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, इसका कॉज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर है और PCOD का केस है, या हाई ब्लड प्रेशर राइज करता है रेगुलर, हाई ब्लड प्रेशर राइज करता है रेगुलर, हम ECG कराते हैं, या पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर वाला आता है आपके पास और आप उसे मैनेज करते हो, तो आपको जो है आगे जो ट्रीटमेंट हमने फ्रंट पे भी बताया है, दिखाया है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। और मुझे साथ में PCA
POS को यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। तो इसे मुझे एट्राइंस को भी लेना है, कार्डियक को तो केयर कर रहे हैं। अब अगर ये कॉज बन रहा है हाई ब्लड प्रेशर का, ये कॉज डेवलप कर रहा है हाई ब्लड प्रेशर का, ये तो हाई ब्लड प्रेशर को तो ट्रीट करना ही करना है मुझे। PCOS और PCOD दोनों केयर करना पड़ेगा, दोनों में से जो भी हो। हाई बॉडी फैट, इसे भी केयर करना पड़ेगा। बोन एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम्स, हाई बॉडी फैट में भी कार्डियक प्रॉब्लम्स आएगी। डिप्रेशन में भी ये प्रॉब्लम आएगी, डिप्रेशन यहाँ पे हार्मोनल की वजह से। इनफर्टिलिटी भी कॉज हाई ब्लड प्रेशर बनाता है, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कंसीव नहीं होगा। हेयर स्टेशन, हेयर लॉस एंड, ये तो अलग चीज़ है। इरेगुलर पेनफुल पीरियड कैन ब्लीडिंग, मीन्स हमें यहाँ जो इस स्लाइड को लेना हुआ हाई ब्लड प्रेशर के लिए लेना हुआ और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। क्यों? हम एक डिजीज़ को, अगर हम किसी, हमारे पास पेशेंट आ रहा है, उसके पास पुराने पेशेंट्स आते हैं किसी डॉक्टर्स के, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो अगर वो डायबिटीज़ लेके आ रही है, कोई गायनिक्स फीमेल है, तो हमें उसके ये USG हमें होल एब्डोमिनल कराना पड़ेगा, जिसमें पेंक्रियाज भी आ जाएगा और लीवर भी आ जाएगा और स्प्लीन भी आ जाएगा, और ये यहाँ पर यूट्रस भी आ जाएगा कंप्लीट, तो ब्लैडर भी आ जाएगा। तो ये मुझे पता है, यहाँ पता चल पाएगा कि किन जगह पे ये डिजीज़ डेवलप हो रही है। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर का कॉज अगर PCOD बन रहा है या PCS बन रहा है, तो अगर हम ट्रीटमेंट हाई ब्लड प्रेशर का करते रहेंगे तो वो क्योर होने वाला नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर जाने वाला नहीं है, जब तक कि हम हार्मोन को बैलेंस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। ये हार्मोन तो रिलेटेड है एलोपेशिया से, ये अलग है। साइन इन योर में बी हैव एक्सेस एंड्रोजन, एंड्रोजन डेवलप कर रहा है। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, एंड्रोजन से क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर, PCOS। अब अगर हम सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को लेके पढ़ेंगे तो हमें एंड्रोजन्स हार्मोन्स को भी केयर करना पड़ेगा। अगर हम एंड्रोजन हार्मोन्स को कंट्रोल कर पाएंगे तभी PCOS को कंट्रोल कर पाएंगे। ओवरियन ट्यूमर डेवलप करेगा एंड्रोजन, ओवरियन ट्यूमर पे भी हाई ब्लड प्रेशर राइज करेगा। हाई सेक्स ड्राइव पे भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे भी हाई ब्लड प्रेशर राइज करेगा। अगर रिक्वायरमेंट सेक्स की पूरी नहीं होती, वहाँ पे भी प्रेशर राइज कर जाएगा। डिपेंग वॉइस इरेगुलर, एब्सेंस ऑफ पीरियड, पीरियड कई बार टाइम से नहीं आता, उस वजह से भी पेशेंट में देखा गया है कि प्रेशर राइज कर जाता है। प्री डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड शुगर इशूज़, ये एंड्रोजन्स की वजह से है, हार्मोन्स की वजह से है, ब्लड प्रेशर राइज कर रहा है। ECG आ रही है, ECG में ये रिपोर्ट्स आ रही है कि एबनॉर्मल कार्डियक फंक्शंस हैं। तो हमें अदर्स लोकेशंस को भी चेक करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंड्रोजन्स के एबनॉर्मल होने से थिनिंग हेयर एंड ऑन हेड। अब कोई अगर बाल का, हेयर का ट्रीटमेंट कराने आता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हमने जो पढ़ा है किताब में वो हम दे देते हैं बाई बुक, या किसी से डॉक्टर से पूछ लिया। अब उस डॉक्टर को पता है कि ये थिनिंग हेयर हो क्यों रहा है। अगर हो रहा है तो पहले हमें एंड्रोजन्स को रिलीज कराना होगा, जो एबनॉर्मल हो रहा है उसे नॉर्मल करना होगा, तब जा कर के हम हेयर का ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। हेयर स्टेशन, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन फेस, चेस्ट। अब ये भी यहाँ पे तो ये डिस्कस का नहीं है, कार्डियक यहाँ पे लेक्चर चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये एंड्रोजन हार्मोन्स के लिए आ रहा है तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ये एक्सेस हेयर अब किसी फीमेल के चेहरे पे डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए कन्फ्यूज़न है, तो हमें एंड्रोजन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो एंड्रोजन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। वेट गेन हो रहा है, कोई ओबेसिटी का ट्रीटमेंट लेना हो रहा है तो हमें एंड्रोजन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ हो रहा है तो ये भी इसमें है रिलीज़ की हाई LDL, लो LDL, तो HDL। तो HDL लेवल्स लो हो रहा है तब कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। LDL हाई हो रहा है तो किस लिए हो रहा है, एंड्रोजन्स के एबनॉर्मल होने की वजह से। आज हमारे पास एक पेशेंट ट्रीटमेंट चल रहा था थायराइड्स का, और
उसका अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, क्योंकि आज ही सुबह दिखाया, हमारे पास टाइम नहीं था। और तो उसमें थायराइड का जो रिपोर्ट थी पहले की, बहुत ज़्यादा उसमें थायराइड था। अभी जो आज हमने रिपोर्ट देखी, 2 दिन पहले उसने कराया पेशेंट ने, और आज उसे टाइम मिला, आज लेकर आया, संडे था, तो उसकी रिपोर्ट टोटल नॉर्मल हो गई थायराइड्स की। अब हमने थायराइड्स को लेकर के ट्रीटमेंट किया, लेकिन बॉडी में ओबेसिटी बढ़ रही है। तो ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है? प्रेशर राइज होता था, वो कंट्रोल आया। ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब मुझे इस हार्मोन्स का ट्रीटमेंट करना है, इसे बैलेंस में करना है। और अगर इसे बैलेंस नहीं किया, अब अगर हमने ये देखा कि थायराइड सही हो गया, मेडिसिन बंद कर दी, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं, तो हाई ब्लड प्रेशर राइज है, प्रेशर राइज होता ही है, वेट गेन हो रहा है पेशेंट्स का, तो और हेयर लॉस भी हो रहा है। तो अब थायराइड्स में जो सिम्टम्स आ रहे थे वो सिम्टम्स अभी बाकी हैं कुछ हद तक, लेकिन थायराइड्स नॉर्मल हो गया। तो अब ट्रीटमेंट करना होगा एंड्रोजन्स का। तो इस तरीके से हमें पेशेंट्स के ब्लड रिपोर्ट्स पे कंप्लीट केयर करना होगा, कंप्लीट ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से एक अगर कहीं पर यूट्राइन या टेस्टिस, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स या टेस्टिस में एब्नॉर्मलिटीज आती है, तो वो उसका पूरा इफेक्ट हमारे कार्डियक सिस्टम पे भी पड़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ एलिवेटेड एंड्रोजन इन वोमेंस। साइन एंड सिम्टम्स, अगर वोमेंस का केस देख रहे हैं तो हिस्ट्री में एक्सेस फेशियल और बॉडी हेयर, ये तो हो चुका है यहाँ पे। हाँ, अगर एक्न का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऑयली स्किन है, तो आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, एंड्रोजन्स को। हाई ब्लड प्रेशर रहता है, देखिए यहाँ पे फिर आ गया, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो हमें एंड्रोजन्स को मैनेज करना पड़ेगा। अब अगर फीमेल है, तो जो मेडिसिन हमारी जा रही है, जो हमने दिया है ट्रीटमेंट, उसी सेम ट्रीटमेंट को तो हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एंड्रोजन्स को नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ पर अलग से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उनका। फैट स्टोरेज अराउंड ऑफ द मिड ऑफ एब्डोमेन, फैट कम करना है किसी पेशेंट का, तो फैट यूँ डायरेक्ट कम नहीं होगा, एंड्रोजन कंट्रोल होगा, एंड्रोजन किससे कंट्रोल हो जाएगा। इरेगुलर एब्सेंस ऑफ पीरियड फ्रिक्वेंटली, ये जब हम कंट्रोल करेंगे तभी हो जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरस, क्लाइटोरस इनलार्ज हो रही है, तो यहाँ पर हमें मैनेज करना पड़ेगा। डीप और हॉर्स वॉइस, जैसे फीमेल की मेल जैसी आवाज़ हो रही है, तो भी मुझे यहाँ पे इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ड्यूरिंग प्यूबर्टी कंडीशन में ये डेवलप होगा, तो यहाँ पर देखा जाएगा। स्ट्रेस कॉज होगा। कमिंग ऑफ द कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स इसके वजह से लेते हैं लोग ज़्यादातर। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो फील्ड में इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। और तो इस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। फिजिकल इनएक्टिविटीज़, बैठे बैठे खाना या कोई एक्टिविटीज़ ना होना, उसके वजह से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, बॉडी के अंदर कहीं भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है। अदर हार्मोन इम्बैलेंस, अदर हार्मोन्स इम्बैलेंस में हम थायराइड्स को ले सकते हैं। डाइट हाई इन इन्फ्लामेटरी फूड्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, डाइट हमारी सही ना होने की वजह से हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी टू एनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजन्स, हाइपर सेंसिटिविटी अगर है तो भी ये बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो जाहिर से बढ़े, जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें इस कॉज को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ हमारे पास पेशेंट थायराइड का जो ट्रीटमेंट लिया हुआ, उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। हाइपर सेंसिटिविटी नॉर्मल हो गया। ट्यूमर डेवलप हो सकता है कहीं भी बॉडी में। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, ये हो सकता है। आगे देख सकते हैं एरिस्टम, हेयर लॉस, इरेगुलर पीरियड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमें सिर्फ यहाँ लेना पड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस। डिप्रेशन, डिप्रेशन भी एक कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, हो जाती है। ओके। और यहाँ पे इनफर्टिलिटी, मेल और फीमेल, ये भी बहुत बड़ा कॉज बनता है बीपी का, ब्लड प्रेशर का। इसमें बॉडी पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं करती है ड्यूरिंग मीटिंग, तो यहाँ पे कॉज बनता है बीपी का। अगर बीपी बहुत स्लो है
तो एक्टिविटीज़ बहुत कम होगी। बीपी हाई है तो एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि वो फ्लो भी पहले हो जाएगा, जिसके वजह से प्री मैच्योर एजुकेशन हो जाएगा। और अनसेटिस्फाई मीटिंग होगी तब भी प्रॉब्लम होगी, वो कार्डियक कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से क्या होगा। इफेक्ट ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेनोपॉजल सिस्टम, ये हार्ट डिजीज। देखिए पोस्ट मेनोपॉज, अब पोस्ट मेनोपॉज में अगर पेशेंट्स आता है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज डेवलप हो रही है। देख, एक मिनट स्क्रीन को सही कर रहे हैं। देख सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है। तो अब यहाँ पे अगर कॉज बन रहा है टेस्टोस्टेरोन का तो मुझे टेस्टोस्टेरोन की ट्रीटमेंट करना होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है, रिलीज करेगा, कैसे रिलीज करेगा, जबकि मेल के अंदर टेस्टिस इसे रिलीज करता है। तो यहाँ पे ओवरीज इसे रिलीज करते हैं, ओवरीज से ये रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी हमें ईसीजी की ज़रूरत पड़ेगी। फैटिगो, फैटिगो रीज़न भी कई बार ब्लड प्रेशर में आता है। तो यहाँ पर साइन एंड सिम्टम ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। मेमोरी लैप्स, डिप्रेशन, ये टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट कर रहा है हार्ट को, जिसके वजह से डिप्रेशन भी है और बीटिंग कम हो जाएगी, जिसमें ईसीजी एब नॉर्मल दिखेगा, मेमोरी लैप्स करेगा। तो इस वजह से भी कई बार चीज़ें जो है भूलती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ पर भी अगर हम चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आएगा। साइन लो टेस्टोस्टेरोन, डिक्रीज मसल्स मास। अब अगर मसल्स मास अगर डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि हड्डियाँ बोन्स जो हैं मसल्स को छोड़ रही हैं, तो ट्रीटमेंट्स कई बार लोग विटामिन्स का लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजंस होता है टेस्टोस्टेरोन। सुस्ती लगती है, एनेक्सिटी महसूस होता है, तो भी कॉज है। तो बीपी वहाँ पे लो होगा। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट लो लेवल्स, पीआई में फ्यू सुपरफिशियल एपिथेलियम सेल्स। यही ठीक है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है। B3 का हो गया, ये कल B3 हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट को कर रहे हैं तो उससे आगे भी देखना है कि ये इसका रीज़न कहाँ पे बन रहा है। हार्ट है तो ओवरी पे इफेक्ट कर रहा है, हार्ट प्रॉब्लम ओवरी पे भी इफेक्ट करती है, ब्रेन पे इफेक्ट करती है, लीवर पे भी इफेक्ट करती है। अब जब लीवर की स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा कि इस टाइप से हमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लीवर को भी अफेक्टेड करता है। स्टेप 3, कार्डियक एक्सेस। कार्डियक एक्सेस डिस्क्राइब द ओवरऑल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल स्प्रेड within the heart, electrical spreads को in healthy individually the axis should spread from 11 o'clock to 5 o'clock. To determine the cardiac axis you need to look at leads 1, first, second and third. Read our cardiac axis guide to learn more. ठीक है। नॉर्मल कार्डियक एक्सिस, टिपिकल ईसीजी, फाइंडिंग फॉर नॉर्मल कार्डियक एक्सिस, लीड second has the most positive deflection compared to leads first and first and third normal cardiac axis। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डियक एक्सिस, नॉर्मल कार्डियक एक्सिस, लीड 1, लीड 2, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं लीड थर्ड, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो फर्क क्या आ रहा है,
यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है, लीड 1 बिल्कुल एक जैसी है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा सेकंड में, लेकिन थर्ड में ये जो ड्रॉप है यहाँ पे ये नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। ओके, पी वेव यहाँ पे देख सकते हैं, ये है यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, पी वेव, आर वेव और क्यू वेव और एस वेव, और ये है टी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, रिप्रेजेंट टी वेव रिप्रेजेंट ये, एक मिनट इसको बंद कर दें, अपने आप ही इंस्टॉल होने लगा। नहीं बंद हो रहा, ये इंस्टॉल हो जाएगा तभी आगे पढ़ पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एस वेव, द नेगेटिव, एस वेव द नेगेटिव deflection following the R wave, R wave, R wave the initial positive deflections, R wave and S wave, Q wave the first downward wave of the QRS complex, the Q wave is the often absent, यहाँ पे एब्सेंट हो जा रही है क्यू वेव। आगे देखते हैं स्लाइड के अंदर, क्यू, क्यू ये डाउन वेव है, क्यू टी इंटरवल, टी सेगमेंट, पी आर इंटरवल, पी वेव ग्रीन कलर की है, यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। क्यू वेव ये डाउनवर्ड की तरफ है, आर वेव रेड है और एस वेव यहाँ पर है, ये डाउनवर्ड की तरफ। फिर टी वेव ब्लू कलर, टी वेव ये कलर से हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है क्यू एंड टी, क्यू क्या है, ये ऑरेंज कलर में है, यहाँ से देखते हैं क्यू एंड टी। ओके, अब पी आर को हमने चेक करना है, तो पी आर इंटरवल, तो पी आर का हम क्या देख रहे हैं, पी ग्रीन है, आर रेड है, ठीक। तो इनके बीच में इंटरवल्स कितने हैं। अब पी आर सिगमेंट, इनके अंदर से लैप्स कितना हो रहा है, पी आर बेसिक ईसीजी interpretations R P Q S T, P wave arterial depolarization, PR segment conduction delay through AV node used as baseline to elevate ST segments, elevation or depression, depression की कंडीशन में PR segment दिखेगा। कहाँ होगा, सेगमेंट एवुलेशन यूज्ड है, बेसलाइन एवुलेशन, एस टी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन में एस टी एम ना, ये 0.4 सेकेंड पर मीटर, ये ग्राफ्स को हमें स्टडीज करना होता है।
इसमें ऊपर फार्मूला दिया गया है, वो फार्मूले को याद करना होगा, याद कर लेंगे तो पढ़ना आसान, रीड करना आसान हो जाएगा। फिर पी आर इंटरवल आर्टीरियर डिपोलराइजेशन प्लस कंडक्शन डिले थ्रो ए वी नोड। अच्छा, ये जो ग्राफ है आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के, या तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी प्रिंट निकलवा लें, प्रिंट निकलवाने के बाद आप इसे क्लिनिक पे आप ग्लास के नीचे रखते हैं या फिर कहीं पे साइड पे लगा लें, और जिससे आपको रीड करने में आसानी होगी। ऊपर जो फार्मूला है वो भी अभी हम लास्ट में हमको आपको शो कर देंगे किस तरीके से हम रीड करते हैं। और ये करीब करीब कंप्लीट हो गया है और ग्रुप में हम डाल देंगे इस प्रोग्राम को। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, आइसो इलेक्ट्रिक ventricle still depolarization ST segments, QT interval, ventricle depolarization, ventricle repolarization, mechanical contractions of ventricles, T-wave, T-wave ventricular repolarization। थोड़ा सा बोरिंग है ये और ग्राफ का है, अक्सर मैथमेटिक लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बोरिंग होती है, तो ये रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेशेंट लेके आता है हमारे पास ईसीजी जो स्लिप है उसको अगर रीड नहीं कर पाते तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में वो कर रहा है। ईसीजी रीड करना इसलिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मूवमेंट्स किस तरीके से बन रहा है क्यू का। QRS, QRS complex depolarization, complex ventricle triggers main pumping contractions, main pumping contractions। PR interval delay of AV node to allow filing of ventricles, ventricles कितना डिले हो रहा है AV node arterial ventricle फेस पे। P wave depolarization of arterial response to SA node ट्राइगैरिंग। वोल्टेज टाइम्स यहाँ पे डिपेंड करता है, जो ग्राफ के अंदर जो स्पेस दी जाती है, जितने ग्राफ होते हैं ये 1 2 3 करके इसको काउंट करते हैं, फिर उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं और निकल जाता है। टी वेव वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, फिर ये रिपोलराइजेशन होता है टी का। और एस टी के बीच का जो है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन शुड बी फ्लैट, और कितना हार्ट को रेस्ट देता है यहाँ पे मुझे पता चलता है। यहाँ पे इसमें टाइमिंग दी गई है, सेगमेंट टी 0.10 सेकेंड, इस तरीके से यहाँ पे है। पी आर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे देख लीजिए डीप ऑन हार्ट रेट क्यूटी इंटरवल, हार्ट रेट में इंटरवल्स कितना मुझे मिल रहा है वो यहाँ पे रेट मिले। इंटरवल पी वेव मोस्टली पॉजिटिव एक्सेप्ट इन VR/V1 पी और इंटरवल यहाँ पे। एस टी सिगमेंट्स आर, अब यहाँ पर हमने पी आर को आर से इंडिकेट किया है, ये हमने अलग से इसको ऐड कर दिया है कि इस ग्राफ को हम देख सकें कि आर कहाँ पे है, पी कहाँ पर है और पी आर इसके कॉम्प्लेक्स में क्या है, इन दोनों को मिलाकर पी आर इंटरवल्स, यहाँ पे इनके बीच का इंटरवल। अब अगर ये पी के साथ डायरेक्ट यहाँ से लैप्स करता है तो वो एबनॉर्मल होता है। पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स, अब ये Q ये है, R ये है और S ये है, तो S नोड आपस में कॉम्प्लेक्स होने मिल रहे हैं। ST सिगमेंट, अभी ये यहाँ पे जो ग्राफ होता है, ग्राफ के को रीड करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारे कार्डियक रेस्ट और पल्पिटेशन में कितना इफेक्ट आ रहा है, रेस्ट कितना ले रहा है, और उसी पे डिपेंड करता है हमारा पल्पिटेशन। ST सिगमेंट्स ये रेस्ट ऑफ टाइम है, जब हम पल्स देखते हैं उस बीच जो मुझे रेस्ट मिलता है। कई बार होता है कि आप देखते हैं 3 बार ब्लिंक्स होती है पल्स, उसके बाद लैप्स हो जाती है, टाइम मिलता है, जैसे पल्पिटेशन भी कहते हैं।
फिर उसके बाद वो अप होती है। तो लैप्स ऑफ पल्पिटेशन, ये रीड हम ग्राफ से स्टडी कर सकते हैं। कार्डियक वाल्व की पोजीशन हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। कार्डियक इनपुट आउटपुट की कंडीशंस को हम रीड कर सकते हैं। टी वेव, ये कार्डियक जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स के अकॉर्डिंग ही ये सारे पॉइंट्स को दिए गए हैं, जहाँ पर हमारे ईसीजी के पॉइंट्स रखे जाते हैं, लगाए जाते हैं चेस्ट में, उसी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग आती है। हाउ टू रीड ईसीजी इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, देख सकते हैं पोजीशन ये है, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है रीजन, एस टी सेगमेंट एलिवेशन, टी वेव। हम ऊपर जाते हैं, क्या है, एस एंड टी, टी बहुत ज़्यादा शॉर्ट दे रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ एब्सेंट हो रही है, एस एब्सेंट हो रहे हैं, एस एब्सेंट हो रही है, बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ पे डेवलप हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये ग्राफ के एक शॉर्ट टाइम दे रहा है, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म्स के लिए स्पेस बना रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम ग्राफ। और ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में चल रहा है पोजीशन। तो इसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बार बार देखने की ज़रूरत है, जिससे ये चीज़ आएगी। कई बार मुझसे भी लैप्स हो जाती है ये चीज़, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है। तो इसे रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है, बार बार देखना है, जिससे जैसे मैथ का फार्मूला है, अगर एक बार समझ में आ गया तो हमेशा मैथ आसान हो जाती है, वैसे ये भी चीज़ है, अगर एक बार समझ में आ गया तो रेगुलर। यहाँ पे देख सकते हैं पी आर इंटरवल, आर आर के बीच में इंटरवल, एस टी इंटरवल, एस और टी के बीच में इंटरवल, टी पी इंटरवल, टी एंड और पी के बीच इंटरवल, पी और आर के बीच में इंटरवल, क्यू एंड एस के बीच में इंटरवल, क्यू टी के बीच में इंटरवल, क्यू एंड टी के बीच में इंटरवल। तो ये इंटरवल हमारे कार्डियक पोजीशन को, डिजीज़ को और सीवियरिटी को इंडिकेट करता है। स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 40 ms मीटर सेकेंड, 200। एक मिनट, स्क्रीन कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है। स्क्रीन कई बार होती है, ये क्लिनिकल पीसी पे तैयार करते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन थोड़ी ये हो गई। राइट एक्सिस deviations, typical ECG finding for right axis deviation. Lead third has the most positive deflections and lead first should be negative. Lead third has the most positive deflection. Third deflections. फिर क्या है, should be negative, कौन सा है, फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव। नेगेटिव लीड, ये जो इसका आर है पोजीशन फ्लैक्स कर रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम में मैनेज हो रहा है। यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर एब नॉर्मल है, देखते हैं यहाँ पर आर बन रहा है, लेकिन एस को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, पी शॉर्ट में बन रहा है, जबकि यहाँ पर और एस। आज पीसी कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, चलते हैं स्मॉल स्क्रीन पे ही।
Left axis deviation, typical ECG finding for left axis deviation. Lead first has the most positive deflection. Lead second and third are negative. Left axis deviation, lead 1 has the most positive deflection. Lead second and third negative. ये लीड थर्ड और सेकंड नेगेटिव. आर लैप्स कर गया, यहाँ पे आर लैप्स कर गया, आर यहाँ पे नॉर्मल है. स्टेप 4 पी वेव. द नेक्स्ट स्टेप इज टू लुक द पी वेव and answer the following question. Are P wave present? If so, is each P wave followed by QRS complex? Do the P waves look normal? Check duration, direction and shape. If P waves are absent, is there any arterial activities? P wave जब absent हो रही तो किसी टाइप की आर्टीरियल एक्टिविटीज़ की वजह से है जो एबनॉर्मल है. स्वाटूथ बेसलाइन फ्लोटर वेव्स और कैटिक बेसलाइन फाइब्रिलेशंस वेव्स, फ्लैट लाइंस, नो आर्टीरियल एक्टिविटीज़ एट ऑल. यहाँ पे हम देख सकते हैं. हिंट. इफ पी वेव्स आर एब्सेंट एंड देयर इज irregular rhythm, रिदम प्रॉपर नहीं मिलेगी, रुक रुक के मिलेगा. इट मे सजेस्ट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ आर्टेरियल फाइब्रिलेशन. जी क्या है? पी वेव एब्सेंट हो रही है रेगुलर, ये पेशेंट्स की आर्टेरियल फाइब्रिलेशंस. ट्रीटमेंट्स जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया कल, वही चीज़ यहाँ पे ली जाएगी, कोई इसमें डाउट नहीं है. लेकिन ग्राफ को हमें पढ़ना जाएगा इस तरीके से. अगर हमें इस ग्राफ के पेशेंट हमारे पास है और इन केस हॉस्पिटल भी अगर हमारे पास है और हम मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम जो मेडिसिन ऊपर फार्मूला दे चुके हैं, अगर वो दी जा रही है और उसके बावजूद भी पी वेव एब्सेंट जा रही है, तो हमें क्या करना होगा? पी वेव को अप करने के लिए, पी वेव को अप करने के लिए यहाँ पर मुझे, चलिए यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं हम. पी वेव को क्या करेंगे? यहाँ पर पी वेव क्यों हो रही है? फाइब्रिलेशन, आर्टीरियल फाइब्रिलेशन. तो यहाँ पर हम A1 और प्लस आरी नहीं, आरी यहाँ पे हम नहीं देंगे. आरी दे सकते हैं, लेकिन सही कंडीशंस उसकी जब मालूम हो कि पेशेंट्स का सिम्टम्स किस तरह के राइज हो रहा है, और उस पर डिपेंड करेंगे. यहाँ पर WE और B ऐसा इसलिए करेंगे कि BP चेक करेंगे. BP अगर 180 अबव जा रहा है तो RE नहीं देंगे, वहाँ पे हम WE या BE को यूज़ कर लेंगे. अब इसे मुझे खुद मेंशन करना होगा कि ये पी वेव पे ब्लड प्रेशर काउंट कितना होता है. ये चेक करने का मुझे टाइम नहीं पाया, क्योंकि इसे इसमें मर्ज करते हैं तब जा कर के ये और क्लियर हो जाता है. हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जब सेशन होगा सैटरडे को, तो ये चीज़ हम आपको और क्लियर कर दें. जितनी ज़्यादा क्लियर होगी उतना प्रैक्टिस में आसानी होगी.
दिख रहा है या थोड़ा और बड़ा कर दें? शो हो रहा है? यस सर। ठीक है। A1 या B हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। आर ई अगर ऑलरेडी तो हमारी ट्रीटमेंट में जा रही है तो यहाँ पर हमें आर ई को बहुत संभल के यूज़ करना है। तो यहाँ पर A1 या B को हम बार बार दे सकते हैं जब तक कि P वेव नॉर्मल ना आ जाए। ओके। स्टेप 5, PR interval. The PR interval should be between 120 200 meter per, minute meter second. 3 to 5 small squares. 3 to 5 small square. Pronounced PR interval less than 0.2 seconds. A pronounced PR interval suggests the present a arterioventricular delay AV block. AV block. अब ये ब्लॉक की कंडीशन आ रही है। यहाँ पे क्या था? एक मिनट, इससे पहले हमने क्या देखा है? पी। पी को क्या देखा है? P waves are absent. There are arterial activities. A smooth baseline flutter waves, chaotic baseline fibrillation waves, flat line, no arterial activities at all. आर्टरीजल एक्टिविटीज़ को हम इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर इस फार्मूले को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक है। फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक है। फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक इन्वॉल्व्स फिक्स्ड प्रोनोड PR इंटरवल लेस देन 200 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या है? 200 नॉर्मल है, स्मॉल स्क्वायर है, पर यहाँ उससे कम हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है। तो ब्लॉक के लिए ऊपर मेडिसिन दी गई है, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक। यहाँ पे नॉर्मल PR इंटरवल, ये नॉर्मल है 120 200 मीटर सेकेंड। 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स, देखें 5 स्मॉल स्क्वायर्स। ये 1 2 3 4 and 5 first degree heart blockage. Second degree heart block, second degree AV block type 2 is also known as Morbid's type 2 AV block. Typical ECG finding: Morbid's type 2 AV block include consistent PR interval duration with intermittent drops, QRS complex due to failure or conduction. The intermittent dropping of the QRS complex typical follows repeating cycles every third 3:1 block or fourth 4:1 block P wave. P wave क्या हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे P wave एब्सेंट हो रही है यहाँ पे। थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक complete hard block. Third degree complete AV block occur when there is a no electrical communication between the arterial and ventricle. Sorry, arteria and ventricles due to complete failure of conduction. तो ऐसे में तो हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आता है तो
यहाँ पर आप जो हमारी मेडिसिन ऊपर फार्मूला दिया था, कल 2 फार्मूला बताया था, उसमें से सेकंड फार्मूले इसको अप्लाई कर लें। उससे कुछ हद तक पेशेंट को आराम मिल जाएगा। और इस टाइप का जो पेशेंट था हमारे पास 1 महीने पहले आया था। इसमें सिम्टम्स जो होता है, चेस्ट बर्निंग होगी, पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, बीपी जो है 200 के करीब थी। और हमने जो ट्रीटमेंट हमने ऊपर लिखवाया है वो ने दिया। पेशेंट को ठीक 15 मिनट के अंदर पूरा पूरा आराम मिल गया। पेशेंट नॉर्मल रिक्शे में बैठ के गया, लेकिन ईसीजी मुझे करवाना था, इसलिए हमने भेजा अपने जो पहचान के एमडी डॉक्टर्स थे हॉस्पिटल में, उनके पास भेजा। वो पेशेंट हमारे कहने से गया और उस हॉस्पिटल से सजेस्ट किया कि आपको ईको कराना है, और ईको के लिए वो वहाँ से लोगों ने भेज दिया। जबकि पेशेंट कह रहा फ़ोन करके, सर हम नॉर्मल हैं, हम क्या करें। हमने कहा एक बार ईसीजी करवा लो। अब वहाँ पे ईको के लिए उन्होंने सजेस्ट किया हॉस्पिटल वालों ने, तो ईको करवाया। ईको में 3 ब्लॉकेज आए एट ए टाइम। क्योंकि पेशेंट पुअर था और उसके पास माँ कार्ड जो बनता है था, वहाँ पे फ़ौरन करवा लिया। उसके बाद पेशेंट 1 महीने के बाद हमारे पास आया। तो कहने का मतलब है कि उससे हमने सवाल किया, क्वेश्चन किया कि आपको जब यहाँ से मेडिसिन दी गई थी तो पोजीशन क्या थी यहाँ से जाने के बाद। तो क्या सर, मुझे आपने कहा था तो हम हॉस्पिटल में दाखिल हुए, एडमिट हुए, वरना फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी हॉस्पिटल जाने की। हम तो यहाँ क्लिनिक में आपके वहाँ ही सही हो गए थे। और ये जो पेशेंट था वो 6 महीने पहले इसी सिम्टम्स से आया था। हमने सेम ट्रीटमेंट दिया था उस वक्त, अपनी डायग्नोसिस से दिया था, उसे आराम मिल गया था। 6 महीने तक तो वो गायब था, लेकिन फिर सडनली उसको ये तकलीफ हुई, फिर भाग कर आया कि वहाँ पे जाएंगे, वो पानी वाली दवा जो है, वाटर वाली जो लिक्विड वाली दवा है, वहाँ से मिलेगी, हमें फ़ौरन आराम मिला। मिल भी गया, लेकिन जब हमने उसे सजेस्ट किया कि आपको ईसीजी कराना है, तो वो गया वहाँ पे करवाया, उसे स्टेंट डाली गई। तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट एट ए टाइम मिल जाता है। रिजल्ट तो मुझे मिलना शुरू हो गया 5 सेकंड टू 5 मिनट में, लेकिन 15 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर वो टोटल नॉर्मल हो गया पेशेंट। हर सिम्टम्स उसके ख़त्म हो चुके थे, बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसे ही हो गया था। लेकिन हमारे कहने से वो कराया, और जब पता चला कि ये ब्लॉकेज है, 3rd ब्लॉकेज है, तो यहाँ पर 3rd डिग्री ब्लॉकेज के लिए ही हमें याद आ गया, तो इस चीज़ को बताया। सेम ट्रीटमेंट है ऊपर, और ये कई सालों से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को, और 100% श्योर रिजल्ट इसका आ रहा है। 3rd degree complete a block, AV block occurs when there is a no electrical communication between the arterial and ventricle due to complete failure condition। इसके अंदर क्या होता है, जब ये कम्युनिकेशन नहीं होता तो सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और इसके अंदर बर्निंग, चेस्ट बर्निंग होगी, और पेशेंट अपने चेस्ट को बार बार दबाएगा, पसीना आएगा, perspiration होगा, और सिम्टम्स राइज करेगा हाइपर एसिडिटी का। टिपिकल ईसीजी फाइंडिंग इंक्लूड द presence ऑफ पीवेस एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट हैज़ बीन नो एसोसिएशन विद द ईच अदर। एक साथ कभी कॉपरेट नहीं करेंगे। ड्यू टू द आर्टीरियल एंड वेंट्रिकल फंक्शनिंग independently, cardiac function is maintained by ejection और वेंट्रिकल पेसमेकर। पेसमेकर हमारा करता है। अब यहाँ पे जब हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, तो हमारा जो पेसमेकर का जो वर्क लेना होता है, जंक्शनल और वेंट्रिकल पेसमेकर। पेसमेकर की यहाँ मेडिसिन अगर हम सजेस्ट करते हैं ईएस से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पर S5 प्लस F1 प्लस RE। अब ये पेसमेकर फंक्शंस को मेंटेन करेंगे, पेसमेकर को मेंटेन करेंगे। पेसमेकर का काम है
फ्लो को मेंटेन रखना। और ये होता है, ये जो फंक्शन मेंटेन होता है ये नर्व्स के जरिए होता है, और ये नर्व्स को मेंटेन करते हैं वहाँ पे। कौन सी नर्व? मोटरवेटिव नर्व्स, सॉरी मोटरवेटिव नहीं है, सिंपैथेटिक नर्व्स पे यहाँ पे वर्क करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा जहन में ओवरलैप हो रहा है। तो ये नर्व्स को मेंटेन करते हैं। S5 और RE ऑल टाइप्स ऑफ नर्व मेंटेन करते हैं। अगर मोटरवेटिव नर्व्स अगर किसी को डैमेज हुई है, पैरालिसिस अटैक है, तो वहाँ पे भी हम ये इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जहाँ पर जैसे कि ओपनिंग जो सेक्शंस होता है, कंट्रोल ऑफ बैलेंस है, कंट्रोल ऑफ फ्लो है, तो वहाँ पर भी क्यों खुलने और बंद करने का जो शट एंड डाउन का जो पोर्शन होता है, अगर वो कॉन्स्ट्रक्ट हो गया है तो S5 से हमें उसे रिलैक्स करते हैं। तो S5 F1 और RE मिल करके ये नर्व्स को मेंटेन करते, कार्डियक नर्व्स को मेंटेन करते हैं, और इससे इसका फ्लो कंटिन्यू होता है। जबकि हमने पहले फार्मूले में दिया है इस चीज़ को। इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं, थोड़ा से बड़ा कर लीजिए भाई सर। कर रहे हैं। एक मिनट, सिलेक्शन, सुपर सुपर। एक मिनट, सिलेक्शन थोड़ा कम हुआ है, कंप्लीट सिलेक्शन कर, ये हो गया। जैसे कि पेसमेकर लगाए जाते हैं सर ना। आप जो नर्व की बात कर रहे हैं जी हाँ, वो हार्ट के ऊपर जो नर्व्स है जो फ्लो कराने में काम करता है, ये करेगा। मतलब रिदम में काम करता है, उसकी बात कर रहे हैं जी हाँ, ना जी आप? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू सर। ये एक मिनट, इसमें स्पेस थोड़ा दे देते हैं क्योंकि ये फुल स्टॉप को कवर कर रहा है। अब सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कलर में कर देते हैं, रेड कलर। ओह, सारा रेड कलर में आ रहा है। लेटर्स को कलर कर देते हैं। ठीक, ठीक है। तो ये नर्व्स, कार्डियक नर्व्स को मेंटेन करता है, फ्लो को नॉर्मल करता है। अब ये नर्व्स अगर कॉन्स्ट्रैक्ट हो गई है, उसके वजह से भी ब्लॉक करेगी आर्टरी, फ्लो ब्लॉक होगा। आर्टरी तो ऑलरेडी ब्लॉक है ब्लॉक की वजह से, लेकिन फ्लो ब्लॉक करेगा। तो फ्लो को ओपन करने के लिए, और ये तब होता है जब कैल्शियम हार्ट से बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, सॉरी हार्ट से करें, लीवर से बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस काम नहीं करता है। तो ये तो हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे शो करने के लिए कि हम उस पेसमेकर को कैसे वर्क कराते हैं, इसलिए हमने यहाँ दिया। जबकि हमारी मेडिसिन तो ऊपर जो एक्सप्लेन की गई है वहाँ पे तो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके साथ C5 भी है, A3 भी है। A3 क्या है? अब ड्रेन अगर कैल्शियम जो आर्टरीज के अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को इम्प्रूव कर रहा है, कार्डियक सेल्स को जो है बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है, तो अगर वो मेटाबोलाइज होकर के नहीं निकल रहा तो कार्डियक मसल्स के अंदर वो स्टॉक हो रहा है, स्टोर हो रहा है। उससे रिमूव करने के लिए भी जो है, मेटाबोलाइज करने के लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम, जो वेनस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो वो A3 जब हम यूज़ करते हैं तो आर्टीरियल एंड वेनस दोनों वर्क होता है। ऑक्सीजन कमी होगी तो चेस्ट पेन होगा, बर्निंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रीथलेसनेस होगी। तो ऐसी कंडीशन जब A3 देते हैं तो उसमें A3 में आर्टीरियल फंक्शन मेंटेन हो जाता है। आर्टीरियल फंक्शन मेंटेन होने के साथ वेंट्रिकल, सॉरी, और वेनस सिस्टम भी मेंटेन हो जाता है। वेनस सिस्टम जब मेंटेन होता है तो जो कैल्शियम कार्डियक मसल्स को हार्ड कर रहा होता है, या आर्टीरियल वॉल में जा करके वो ब्लॉक का काम कर रहा होता है, वहाँ से वो ड्रेन होता है। बल्कि सिर्फ कैल्शियम नहीं ड्रेन होता है, बल्कि अननेसेसरी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज़ें ड्रेन हो जाती हैं। ब्लॉक यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। जबकि सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है, यहाँ हम ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो होमेस्टेसिस मैकेनिज्म और मेटाबॉलिक प्रोसेस से हम इन तीनों सिस्टम से हम इसे रिमूव करते हैं ब्लॉक को। और जहाँ तक है पेसमेकर का वर्क करने का, वो यहाँ इसके साथ मिलकर के भी काम करता है। तो हम एक साथ कई जगहों पे वर्क कर रहे थे। S5
यहाँ पे तो ठीक है, हम प्लॉक्स रिमूव कर रहे हैं, कैल्शियम का मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये S5 लीवर के अंदर HDL का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। HDL का, जब HDL का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो LDL कम होगा, क्योंकि HDL ही रिमूव करता है LDL को। तो यहाँ पर S5 RE मिल करके लीवर के अंदर, लीवर से जो HDL का प्रोडक्शन लो हो रहा था उसे इंप्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तीनों लीवर पे भी काम कर रहे हैं। लीवर से कार्डियक न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करा रहे हैं। न्यूट्रिशंस जो कार्डियक के अंदर जो जा रहा है वो एबनॉर्मल है, इफेक्टेड है, तो इससे फुल्ली इफेक्टेड बनाकर दे रहे हैं। तो ये हमारा लीवर के भी सिस्टम को सही कर। अब कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन ढूंढें, क्या करना है, कैसे देना है, कोलेस्ट्रॉल को जो ब्लड्स को थिनर करना है, कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना है, कैल्शियम को ब्लॉक करना है। कैल्शियम को ब्लॉक करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बोन कमज़ोर होंगी। तो एक तरफ हम कहीं पे बैलेंस करेंगे, दूसरी तरफ कहीं नुकसान है। एनर्जी नहीं हो पाएगी क्योंकि कैल्शियम ब्लॉक हो रहा है। कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को इम्प्रूव करता है, तो वहाँ पे हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो लेज़ी बने रहेंगे, सुस्ती आएगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा पूरी बॉडी को मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरे ये जो सिस्टम हमारा पूरी बॉडी को मैनेज कर रहा है। तो ये एक साथ हम EH सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पूरी बॉडी को केयर करते हैं। जैसे कि डिजीज़ है, अभी ऊपर हमने जैसे दिखाया कि PCOD की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन, हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, तो वो भी हम एक साथ मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, C5 दे रहे हैं तो कार्डियक मसल्स वहाँ काम कर रही है, लेकिन अगर किसी टाइप का सिस्ट अगर ओवरियन के अंदर बन रहा है तो वो भी डिजॉल्व हो रहा है साथ साथ। तो यहाँ पर हम कार्डियक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वहाँ PCOD का भी ट्रीटमेंट हो रहा है साथ साथ, क्योंकि हम नहीं जान रहे, लेकिन हमारी मेडिसिन तो समझ रही है कि बॉडी के अंदर सिस्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है, टिश्यूज़ कहाँ ग्रो हो रहे हैं, तो पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को मैनेज कर रहे हैं। हम कार्डियक का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ओवरियन का भी ट्रीटमेंट हो रहा है साथ साथ। लेकिन स्पेसिफिक अब हार्मोन्स को है, तो हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए हम अलग से C17 ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जंक्शन और वेंट्रिकल पेसमेकर, नैरो कॉम्प्लेक्स एस्केप रिदम, QRS कॉम्प्लेक्स ऑफ इंक्रीज देन 0.12। तो ये यहाँ पर भी नैरो को भी मेंटेन कर रहा है। सेकेंड ड्यूरेशन ओरिजिनेट अबाउट द bifurcations of the bundle of his broad complex escape rhythm QRS complex less than 0.12 second. Duration originate from below the bifurcations of the bundle of his. तो इससे अब यहाँ पर जैसे इस टाइप की कंडीशन है, BP को केयर करते हुए हम यहाँ पर अलग से, जैसे कि आगे हमने बताया था कि अलग से हम ये जब P वेव, यहाँ पे कहीं हमने दिया है ट्रीटमेंट, हाँ यहाँ पे जैसे कि हमने दिया है कि अगर P वेव एब्सेंट हो रही है, P वेव को अप करने के लिए हम यहाँ पर अलग से ये चीज़ दे सकते हैं। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, QRS कॉम्प्लेक्स इनमें जो बिलो जा रहा है, तो हम इसके लिए अलग से ECG देख करके हम इसको स्ट्रॉन्ग डोज में दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फास्टली इफेक्ट होगा। लेकिन RE को हम संभल के यूज़ करेंगे, थोड़ा कम यूज़ करेंगे। रीज़न क्या है कि RE अगर ज़्यादा देंगे तो BP राइज कर जाएगा। तो इसलिए RE को यहाँ पे जहाँ 10 ड्रॉप देना है वहाँ 1 ड्रॉप का ही यूज़ करेंगे। 1 ड्रॉप को अगर मुझे दिन में 10 बार देना है तो 1 ड्रॉप्स को हम एक बार और डाइल्यूट कर लेंगे अपने फार्मूले से, या 50 ml में 2 ड्रॉप मिक्स कर देंगे, उसमें से 2.5 ml TDS कर देंगे या आवरली कर लेंगे। अकॉर्डिंग कंडीशन हम यूज़ करेंगे जब तक कि ये रिपीट क्लस्टर कैसे कहा आपने? जैसे कि RE का है, RE यूज़ करने के लिए है क्योंकि ये यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स है और लेस देन 12 सेकेंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम RE अगर दे रहे हैं तो BP तो इंक्रीज कर ही रहा है कि ब्लॉकेज है, BP इंक्रीज कर रहा है क्योंकि प्रेशर पड़ा, आगे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, कार्डियक को ज़्यादा पंप करना पड़ा, लेकिन क्यों आगे ब्लॉक है इसलिए ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड किसी और तरफ प्रेशर दे रहा है। तो इस कंडीशन में RE को हम बहुत लाइटली यूज़ करेंगे, हल्के
में यूज़ करेंगे। तो अब अगर हमें QRS कॉम्प्लेक्स इसको अगर मेंटेन करना है तो RE का अलग से कर देंगे, S5 F1 तो ये देंगे, या फिर ऐसा करेंगे ये मिक्सचर बनाएंगे, इसमें 1 ड्रॉप ऐड कर देंगे, 1 ड्रॉप ऐड कर देंगे, ऐसे सिंगल डोज दे देंगे। और या फिर इस टाइप से बनाएंगे S5 F1 5 ड्रॉप बना करके अलग से, और RE की 2 ड्रॉप उस 50 ml में मिक्स करेंगे, 50 ml ही रहेगा, उसमें से 2.5 ml एवरी 2 आवर्स देंगे, जब तक कि QRS कॉम्प्लेक्स ये जो है मेंटेन ना हो जाए। ओके। और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा BP रहता है तो RE को हम 1 ड्रॉप 50 ml में मिक्स कर दें, बहुत ज़्यादा वो डाइल्यूट हो जाएगी, फिर हम उसमें से 2.5 ml TDS दे सकते हैं। जितना डाइल्यूट करेंगे उसका जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन काम करेगी वो। क्लियर है? क्लियर सर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉकेज, जैसे कि वहाँ पे हमने उस मेडिसिन के लिए दिया था। टिप्स ऑफ remembering types of heart blockage. To help remembering the various types of AV block, it is useful to know the anatomical location of the block within the conducting system. First degree AV block occurs between the SA nodes and the AV nodes, for example within the atrium. अब यहाँ से नेक्स्ट सेशन के लिए हम रख देते हैं, जैसे कि 10:18 हो गया है, तो नेक्स्ट संडे अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास अभी 142 स्लाइड हुई है, और जबकि टोटल हमारे पास स्लाइड है 234, तो अभी बहुत सी चीज़ें बाकी रह गई हैं, और इस बीच में बहुत से ट्रीटमेंट्स भी आ जाएंगे आपके, ये जो है जे पॉइंट्स वगैरह भी सब बाकी हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, और अगर इसमें कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं आपके, तो कर सकते हैं। भाई सर इसमें कोई डाउट नहीं है, जी। सब कुछ ठीक है भाई साहब। जी। हमको ये ऑटिज्म चाइल्ड है, उसको 2 साल है, इसको क्या मेडिसिन दे सकते हैं भाई साहब? F1 ये 1 S1 जी। S1 F1 ये 3 दे सकते हैं ना? 1 मिनट, आज की रिकॉर्डिंग ऑटिज्म जी जी 1 मिनट, अभी जैसा हम ये रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग आज की आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बीच बीच में कंप्यूटर रुक रहा था। नहीं, हो मिल जाएगी, हो गया। हम फिर आपको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इसे सेव कर लें, अगर ये सेव नहीं हुई तो आप लोगों को मिल नहीं पाएगी। ओके ओके, थैंक यू।